ओके, सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और वी कैन से डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सो एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो मोस्ट कॉमनली अगर हम देखेंगे, अगर हम सर्वे करेंगे, एक कॉमन डिसऑर्डर आजकल पाया जाता है हमारी सोसाइटीज में, जिसको नाम दिया जाता है रीनल फेलियर। तो इस रीनल फेलियर की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, इसमें अपर एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, इसमें लोअर एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। सो अपर एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है जिसको हम नाम देते हैं किडनीज। तो वो किडनीज जो है वो इन्वॉल्व होती है इस डिसऑर्डर में। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, वहां की जो फिजियोलॉजीज होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है और इनिशियली लॉस हो जाती है और लेटरली इनिशियली वो डिक्रीज होती है और लेटरली वो लॉस हो जाती है। सो फिजियोलॉजीज की अगर हम बात करेंगे इन किडनीज की, किडनी का काम वहां पे रहता है एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने के बाद हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी पेरिफेरी से, हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यू से, हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन से वो लेके आता है। ये जो हमारा ब्लड होता है उसके थ्रू वो पहुंचते हैं हमारी किडनीज तक, जहां पे फिल्ट्रेशन इस ब्लड की होती है और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ दिस रीनल फेलियर, अगर हम रीनल फेलियर की बात करेंगे, यहां पे जो फिजियोलॉजीज हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट कारणों की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। वो जो फिजियोलॉजी जो थी, जो डिफरेंट प्रोसेसेस जो थी वहां पे, वो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और जब वो एक्युमुलेट हमारी बॉडी में होते हैं, उसकी वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस वहां पे अराइज होती हैं और इनिशियली वहां पे क्या होता है, पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं एजोटीनिया। सो अदर देन दैट, अगर हम देखेंगे पेशेंट्स में जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेशेंट्स को हाइपरवोल्यूमिया होता है, पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिमा एक्सपीरियंस कर सकता है पेशेंट, लाइक पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, पेशेंट्स को थोरेसिक एडिमा हो सकता है, पेशेंट्स को पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पेशेंट्स को जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है, पेशेंट्स को पेरीऑर्बिटल रीजन में एडिमा हो सकता है और जिसकी वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में अपीयर होती हैं। उसके बाद अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल फेलियर, और अगर याद होगा आपको रीनल फेलियर के हमने देखे थे, इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, दो कॉमन टाइप्स हैं इसमें। जिसका पहला टाइप जो हमने देखा था वो था एक्यूट रीनल फेलियर, और जो सेकंड टाइप इसमें हमने देखा था दैट वाज क्रोनिक रीनल फेलियर। सो एक्यूट रीनल फेलियर की अगर बात की जाएगी, ये टाइप ऑफ रीनल फेलियर है जिसमें जब ये डेवलप होता है तो वो जो डेवलप होने के लिए वो जो टाइम होता है, जो हम जिसको ऑनसेट कहते हैं, वो रैपिड होता है, वो शॉर्ट टाइम होता है, वो बहुत कम टाइम होता है। इसको डेवलप होने के लिए हमें मिनट्स और आवर्स चाहिए होते हैं, या समटाइम्स कुछ दिनों में ही ये पेशेंट्स में सडनली अपीयर हो जाता है। और उसके बाद जब ये अपीयर होता है, इसमें जो चेंजेस पेशेंट्स में होती हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। दैट मींस यहाँ पे मेजर डैमेजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे परमानेंट डैमेज नहीं होता है। पेशेंट्स को रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, टेम्परेरी चेंजेस होती हैं, जिनकी ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे, जिनका प्रोग्रेशन हम अगर देखेंगे, कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चलता है, और कुछ टाइम के बाद जब हम पेशेंट्स को इंटरवेंशन जब वहां पे इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और वो इंटरवेंशन देने के बाद पेशेंट्स को कंप्लीटली रिकवरी हो जाती है, कंप्लीटली पेशेंट्स जो है नॉर्मलाइज हो जाते हैं और यहाँ पे कोई रेजिडुअल डैमेज पेशेंट्स में नहीं पाया जाता है। So that is the concept of this acute renal failure। और अगर chronic renal failure की अगर हम बात करेंगे, टाइप ऑफ renal failure है ये, जहां पे इसको डेवलप होने के लिए months and years हमें लगते हैं। That means हमें लंबा समय चाहिए होता है इस कंडीशन को डेवलप होने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो टाइप ऑफ renal failure है, ये पेशेंट्स को तब डेवलप होता है जब हम पेशेंट्स को अनट्रीटेड छोड़ते हैं acute renal failure को। जब acute renal failure को इंटरवेंशंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो लेटर स्टेज में ये renal failure अब कन्वर्ट हो जाता है chronic renal failure में। और जब पेशेंट्स को अभी chronic renal failure हो गया, तो यहाँ पे जो प्रोग्रेशन होता है, जो इस कंडीशन की जो प्रोग्रेस रहती है, वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लाइफ लॉन्ग रहती है। और यहाँ पे जब चेंजेस अब डेवलप होती है, वो चेंजेस अब यहाँ पे होती हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। दैट मींस यहाँ पे पेशेंट्स को परमानेंट चेंजेस होती हैं, और इन चेंजेस को अगर हम इंटरवेंशंस प्रोवाइड करेंगे तो इन चेंजेस को आपको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चेंजेस यहाँ पे जो डेवलप होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, वो चेंजेस परमानेंट चेंजेस होती हैं। इनकी वजह से अब पेशेंट्स को इसके बाद अब जब इंटरवेंशंस प्रोवाइड करेंगे, वो इंटरवेंशंस कितने भी होंगे, वो कितने भी प्रोसीजर्स अब पेशेंट्स पे परफॉर्म किए जाएंगे, ये जो कंडीशन है अब इसके बाद ये लाइफ लॉन्ग रहती है। इसके बाद अब ये ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। रियल केसेस में देखा गया है क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है, रिकवर होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स में क्या होता है, लाइफ लॉन्ग ये रहता है ये टाइप ऑफ रीनल फेलियर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रीनल फेलियर टाइप जो है, जब ये डेवलप होता है उसके बाद अब ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, और रियरली पेशेंट्स को ये रिकवर करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके बाद डेथ ही हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके बाद हम बचा नहीं पाते हैं और पेशेंट्स की डेथ हो जाती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद, यहां तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट इस कंडीशन का जो हमारा आता है दैट इज इटियोलॉजी और कॉजेस ऑफ रीनल फेलियर। सो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट फैक्टर्स यहां पे हैं, डिफरेंट इटियोलॉजीज यहां पे हैं, जिनके बारे में हम यहां पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं हम जनरल फैक्टर्स से देखेंगे, इंक्लूडिंग दिस एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। सो ये जो सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इनको हम डिस्कस तीन हेडिंग्स के अंदर करते हैं, तीन हेडिंग्स के अंदर ये डिस्कस किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है। तो इसमें जो हेडिंग्स आती हैं, जो सब कंपोनेंट्स हमारे आते हैं दैट इज प्री-रीनल कॉजेस, प्री-रीनल कॉजेस। इसी तरह सेकंड इसमें आता है इंट्रा-रीनल कॉजेस, इसी तरह थर्ड इसमें आता है पोस्ट-रीनल कॉजेस। प्री-रीनल कॉजेस की अगर हम बात करेंगे, प्री-रीनल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सर्कुलेशन जो होती है, जो पाथवे होता है, जिस रूट से ये ब्लड पहुंचता है, जिसकी वजह से जो वहां की मेटाबॉलिक नीड्स जो होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, तो उस पाथवे में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस पाथवे में कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस होती है, वहां पे कोई एनाटॉमिकल चेंजेस डेवलप होती हैं, और उसकी वजह से जो हमारी किडनी में का जो परफ्यूजन है वो सफिशिएंट नहीं रहता है, वहां पे हाइपो परफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से इनिशियली वहां पे क्या होती है, रिवर्सिबल चेंजेस होती है, बट जब वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है उसकी वजह से फिर वहां पे परमानेंट चेंजेस होती हैं, जिनको हम इरिवर्सिबल चेंजेस नाम देते हैं। इसी तरह अगर बात की जाएगी इंट्रारीनल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, इंट्रारीनल कॉजेस की, ये वो फैक्टर्स होते हैं, ये वो इटियोलॉजीज होती हैं जो विद इन द किडनी होते हैं, जो विद इन द किडनी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, विद इन द किडनी जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट सेल्स जो वहां पे होती हैं, ये उनको इरिटेट करता है, ये उनको वहां की फिजियोलॉजीज को परफॉर्म करने नहीं देता है, जिसकी वजह से वहां पे रीनल फेलियर पेशेंट्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और थर्ड जो इसमें सब कंपोनेंट हमारा आता है दैट इज पोस्ट रीनल कॉजेस। पोस्ट रीनल कॉजेस की अगर बात की जाएगी, ये वो फैक्टर्स होते हैं, ये वो इटियोलॉजीज होती हैं, ये वो रिस्क फैक्टर्स हम कह सकते हैं जो क्या होते हैं, बिलो द किडनी होते हैं, जहां पे जो प्रोसेस किडनी में जो है वो नॉर्मली चलता है, बट जो उसके बाद पाथवे हैं, जिस रूट से आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट होना होता है, अब उस रूट में कहीं पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिस वजह से उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फॉरवर्ड मूवमेंट्स नहीं हो पाती हैं, विद द रिजल्ट वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी में एक्युमुलेट होते हैं, और उसके बाद वो इनिशियली क्या होते हैं, वो फॉरवर्ड मूवमेंट जब नहीं होती है उसकी वजह से बैक फ्लो होता है, वो किडनीज में चला जाता है, किडनीज की फिजियोलॉजीज को वो कंप्रोमाइज करता है, विद द रिजल्ट फिर वहां पे डिफरेंट मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, और पेशेंट्स को फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो जाती हैं। सो अगर हम बात करेंगे प्री रीनल कॉजेस की, प्री रीनल फैक्टर्स की, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारा पहला ही आता है दैट इज हार्ट फेलियर, जिसको हम कार्डियक फेलियर भी नाम देते हैं। तो कार्डियक फेलियर की अगर हम बात करेंगे, ये कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है जिसमें हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंपिंग सिस्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है जिसका काम होता है वहां पे ब्लड को पंप करना, तो डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उस हार्ट की जो कैपेसिटी होती है ब्लड को एक्सपेल करने की, ब्लड को पंप करने की, वो लॉस हो जाती है, और जब वो लॉस होती है तो उसके बाद जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, उनकी मेटाबॉलिक डिमांड्स को वो फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि जब कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो गया, तो हार्ट की कैपेसिटी ब्लड को एक्सपेल करने की जब वो लॉस होगी, अब उस वजह से कार्डियक आउटपुट इनिशियली इन्वॉल्व होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट पेरिफेरल टिश्यूज हैं, उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती हैं। यहां पे हम स्टडी करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, हम स्टडी यहां पे करते हैं किडनीज की, तो उन किडनीज की भी जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं होंगी, वहां की मेटाबॉलिक डिमांड्स जब फुलफिल नहीं होंगी, इनिशियली वहां पे क्या होगा, वहां पे रिवर्सिबल चेंजेस डेवलप होंगी, वहां पे हाइपोपरफ्यूजन होगा। यस, और जब उस कंडीशन को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट्स को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो जो कंडीशन है पेशेंट्स में रहेगी और पेशेंट उसको अवॉइड करेगा, उसको अनट्रीटेड छोड़ेगा, तो लेटर स्टेज में वहां पे फिर परमानेंट चेंजेस डेवलप होंगी, वहां पे इरिवर्सिबल चेंजेस डेवलप होंगी, वहां की जो जीएफआर है वो इन्वॉल्व होगी, वहां पे जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है वो इन्वॉल्व होगा, वहां पे जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है वो इन्वॉल्व होगा, और उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो पेशेंट्स का डिक्रीज हो जाएगा, और पेशेंट्स को फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, पेशेंट को डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, इसी तरह इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा आता है एम्बोलस फॉर्मेशन या थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो होती हैं, जब ये डेवलप होते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, मोस्टली ये जो एम्बोलस या थ्रोम्बस जो है ये मोस्टली पेशेंट्स को एक कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन होती है जिसको हम नाम देते हैं पॉलीसाइथीमिया, जहां पे थिकनिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, जहां पे पेशेंट्स को प्लेटलेट प्लग्स डेवलप होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उन केसेस में क्या होता है, पेशेंट्स को एम्बोलस होगा, पेशेंट्स को थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, जिस वजह से जिस रूट ये थ्रोम्बस या एम्बोलस जो है ये आर्टरीज में डेवलप हो जाएगा,
और जब ये आर्टरीज में डेवलप हो जाएगा, इन आर्टरीज का काम होता है डिफरेंट एरियाज को ब्लड लेके जाना, डिफरेंट टारगेट टिश्यूज को ब्लड लेके जाना। और यहाँ पे अगर वो आर्टरीज इन्वॉल्व होगी जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारी किडनीज हैं, वहां का जो सर्कुलेटरी डिमांड्स, वहां की जो सर्कुलेटरी डिमांड्स वो फुलफिल कराना। तो अगर उन आर्टरीज में ये एम्बोलस डेवलप हो गया, अगर उन आर्टरीज में थ्रोम्बस फॉर्मेशंस होगी, तो उसकी वजह से उस पाथवे में क्या होगी, वहां पे इनिशियली नैरोज हो सकती है, नैरोविंग डेवलप हो सकती है, वहां पे इनिशियली जो पाथवे है वो हम कह सकते हैं डिक्रीज हो जाएगा। विद द रिजल्ट उस रूट से, उस चैनल से, उस कम्युनिकेशन सिस्टम से अब सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड की मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी। जब ब्लड की मूवमेंट्स नहीं होंगी, हमारी किडनीज की जो मेटाबॉलिक डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं होंगी। और जब मेटाबॉलिक डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी, अगर इमीडिएटली वहां पे इंटरवेंशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वहां पे कुछ चेंज जो डेवलप हुई होंगी, वहां पे कुछ रिवर्सिबल चेंजेस जो डेवलप हुई होंगी वो रिवर्स बैक हो जाएंगी, वो नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर वहां पे भी अनट्रीटेड छोड़ा जाएगा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो इसकी वजह से भी वहां पे परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से भी वहां पे क्या होगा, वहां पे इरिवर्सिबल चेंजेस डेवलप हो जाएंगी। और जैसे ही इरिवर्सिबल चेंजेस वहां पे डेवलप होंगी, उसके बाद हम जितने भी इंटरवेंशन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, हम जितने भी फार्माकोलॉजिकल या नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से अब वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे अब परमानेंट डैमेज होगा, वहां पे चेंजेस जो परमानेंट चेंजेस होंगी, और उसके बाद पेशेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीनल फेलियर। सो एक और फैक्टर इसमें आता है। इसी तरह थर्ड फैक्टर इसमें आता है एनीमिया। एनीमिया की अगर हम बात करेंगे, जब ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, तो जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जब पेशेंट्स का डिक्रीज होता है, तो उस वजह से भी प्रीलोड डिक्रीज हो जाएगा, उस वजह से आफ्टरलोड भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा, जब एनीमिया पेशेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे, इस वजह से भी कार्डियक आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। जैसे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, तो जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वहां की मेटाबॉलिक डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी, फिर से चेंजेस डेवलप होंगी। इनिशियली वो चेंजेस रिवर्सिबल होंगी, और लेटरली क्या होंगी, वो इरिवर्सिबल चेंजेस होंगी। और उसके बाद यहां पे भी पेशेंट्स को वो जो किडनी की फिजियोलॉजीज है, वो उस वजह से इन्वॉल्व होंगी। पेशेंट्स को फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो सकता है, वहां पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, वहां पे यूरिन फॉर्मेशंस नहीं होंगी। विद द रिजल्ट पेशेंट यहां पे भी रीनल फेलियर एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है हाइपोवोल्यूमिया। हाइपोवोल्यूमिया की अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में अगर हम देखेंगे, तो जब पेशेंट्स को हाइपोवोल्यूमिया होता है, हाइपोवोल्यूमिया की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जब इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में, जब हमारी ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड लेवल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। जब वहां का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो उस वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, उस वजह से भी फिर मतलब सेम यहाँ पे जो प्रीलोड है वो इफेक्ट हो जाएगा, सेम यहाँ पे आफ्टरलोड इफेक्ट हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट पे मतलब असर पड़ सकता है, वो डिक्रीज हो सकता है। और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, तो फिर से जो डिमांड्स है पेरिफेरल टिश्यूज की, वाइटल ऑर्गन्स की, वो कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा, वो फुलफिल नहीं होगा। विद द रिजल्ट फिर वहां के, अगर हम किडनीज की बात करेंगे, वहां की जो फिजियोलॉजीज है वो इन्वॉल्व होंगी, फिर से वहां पे पेशेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं किडनी फेलियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेप्सिस। सेप्सिस जो है, सेप्सिस इन्फेक्शन हम कह सकते हैं, ब्लड का इन्फेक्शन होता है। सो इन इन्फेक्शंस में क्या होगा, वहां पे मैसिव वासोडाइलेशंस हो जाती हैं, और तो मैसिव वासोडाइलेशंस हो जाएगी, उस वजह से इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट पेशेंट्स का इंक्रीज हो जाएगा। बट जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, बट ये जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वहां पे होगा, ये जो वॉल्यूम इन कंपार्टमेंट में है, अब ये सफिशिएंट नहीं होगा जो डिफरेंट मेटाबॉलिक डिमांड्स हमारी बॉडी में वो फुलफिल करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे जब मैसिव वासोडाइलेशंस हो जाएंगी, तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, उसकी वजह से जो प्रीलोड होगा यहां पे फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है। प्रीलोड की वजह से कार्डियक आउटपुट पे इफेक्ट असर पड़ सकता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, मेटाबॉलिक डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी, और जब मेटाबॉलिक डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी, पेशेंट्स को अब उनका जो किडनी जो है यहाँ पे, तो वहां की फंक्शंस फिर कंप्रोमाइज होंगी, फिर पेशेंट्स को रीनल फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। इसी तरह इसमें एक और फैक्टर हमारा आता है, जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाएगी, स्ट्रक्चर्स में जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो आर्टरीज हैं, जिस पाथवे के थ्रू क्या होगा, तो ये सर्कुलेटरी डिमांड्स फुलफिल होंगी, उन आर्टरीज में स्ट्रक्चर्स नैरोइंग डेवलप हो सकती हैं, वहां पे स्पाज्म्स डेवलप हो सकते हैं, और जैसे वहां पे स्पाज्म होगा, पाथवे डिक्रीज हो जाएगा, फिर उस पाथवे से कार्डियक उस पाथवे से ब्लड की मूवमेंट सफिशिएंट नहीं होंगी, उस वजह से मेटाबॉलिक डिमांड्स हमारी किडनीज की फुलफिल नहीं होंगी, उस वजह से वहां किडनीज की जो फिजियोलॉजीज हैं वो इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि वहां पे एनाटॉमिकल चेंजेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे फिजियोलॉजीज इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगी, वहां पे फेलियर होगा, और पेशेंट्स को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस कारण की वजह से रीनल फेलियर। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये फैक्टर्स सारे इंक्लूड होते हैं प्री रीनल फैक्टर्स में। नेक्स्ट इसमें आता है इंट्रा रीनल कॉजेज। इंट्रा रीनल कॉजेज की अगर बात की जाएगी, ये वो फैक्टर्स होते हैं, ये दो जो कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन पेशेंट्स में अपियर होती हैं। सो विद द किडनी अगर कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस इसमें होती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हम कह सकते हैं, यस, या डिफरेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हम कह सकते हैं, यस, जिनकी वजह से पेशेंट्स को क्या होता है, रीनल फेलियर होता है। सो इन इंट्रारीनल कॉजेज की अगर हम बात करेंगे, इसमें पहला ही फैक्टर जो हमारा है दैट इज
रीनल ट्यूमर्स। सो रीनल ट्यूमर्स अब सबको पता है, पेशेंट्स को जब रीनल ट्यूमर्स डेवलप होते हैं तो इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यूज की, एबनॉर्मल मासेस यहां पे डेवलप होते हैं। तो अगर हम हमारी किडनीज की बात करेंगे, उन किडनी के स्ट्रक्चर्स, जो किडनीज का पैरेन्काइमा होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज के लिए, डिफरेंट फिजियोलॉजीज जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती है, जिसमें फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, जिसमें यूरिन फॉर्मेशंस हो जाती हैं, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होते हैं। बट उन्हीं उसी पैरेन्काइमा में, उन्हीं स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, तब वहां पे एबनॉर्मल मास होता है, या यहाँ पे जो ये वेस्कुलेचर होगा वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। जो वो ब्लड वेसल्स वहां पे होती हैं, यस, वो कैपिलरी जो वहां पे होती हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं फिल्ट्रेशन के लिए, उनकी वो जो कैपेसिटी है रीनल ट्यूमर्स डेवलप होने के बाद वो लॉस हो सकती है, वो डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स अब वहां से एक्सक्रीट नहीं होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये कहलाता है फिर रीनल फेलियर। क्योंकि अब किडनीज ने जो फंक्शन जो उनकी थी, जब उसने वो परफॉर्म ही नहीं की, तो वो कंडीशन कहलाएगी रीनल फेलियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंटररीनल कॉजेस में, एक और फैक्टर हमें आता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर बात की जाएगी, यस, ये एक्सक्रीटरी कंडीशन एक होती है जिसमें किडनीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें किडनीज में क्या होता है, किडनी के जो वो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल होती है उस फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए, वहां पे इन्फेक्शन अपियर होता है, इन्फेक्शन के बाद वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जब ये कंडीशन अपियर होती है तो उसकी वजह से वो जो वहां की फिजियोलॉजीज है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाती है, वहां पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, विद द रिजल्ट पेशेंट्स को रीनल फेलियर इस वजह से भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसमें एक और फैक्टर हमें आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि रियरली पेशेंट्स में पाया जाता है, मोस्टली ये नहीं देखा गया है, कॉमन हम कह सकते हैं ये कॉमन कंडीशन नहीं है, बट रियरली ये देखा गया है, गुड पैस्चर सिंड्रोम। गुड पैस्चर सिंड्रोम की अगर बात हम करेंगे, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यस, जो ऑटो इम्यून डिजीज की अगर हम बात करेंगे, ये वो डिजीज होती हैं जो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ही ये हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को ही ये क्या करता है, उनको डैमेज करता है, हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है, विद द रिजल्ट उनकी जो फिजियोलॉजीज है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, गुड पैस्चर सिंड्रोम जो है मोस्टली ये इन्वॉल्व करता है, मोस्टली ये डैमेज करता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होती है उनको ये इन्वॉल्व करता है, साथ साथ में ये किडनीज को डैमेज करता है। सो होता क्या है, गुड पैस्चर सिंड्रोम में ये किडनीज के जो स्ट्रक्चर्स है, किडनी का जो पैरेन्काइमा है उसको डैमेज ये करता है, जिसकी वजह से अब वहां पे फिर से कंप्रोमाइज्ड फिजियोलॉजीज हो जाएंगी, फिर से वहां पे उनके काम जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगे, फिल्ट्रेशन वो नहीं कर पाएगा, और जब फिल्ट्रेशन नहीं होगी वही कहलाता है रीनल फेलियर। इसी तरह इसमें एक और फैक्टर हमें आता है, दैट इज रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, जो हमारा ये पैरेन्काइमा यहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है किडनीज का, किडनी के जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, किडनी का जो वो पाथवे होता है जहां से वो प्रोसेस हो जाता है, जिस पाथवे से ब्लड की मूवमेंट्स होती हैं, जिस पाथवे से यूरिन की फिर मूवमेंट्स होती हैं, जब वो फॉर्म होता है उसकी मूवमेंट्स होती हैं, तो उस एरिया में क्या होता है, वहां पे एबनॉर्मल मासेस कैलकुलाई वहां पे डेवलप होते हैं। वो कैलकुलाई मोस्टली अगर हम देखेंगे कैल्शियम से वो फ्रेम होते हैं, सो वो जो कैलकुलाई वहां पे जब बनता है वो फिर से उन फिजियोलॉजीज को कंप्रोमाइज करता है, फिर से वहां की फिजियोलॉजीज को इन्वॉल्व करता है, वो प्रॉपरली नहीं होने देता है, और जब वो प्रॉपरली नहीं होती है उस वजह से फिर फिल्ट्रेशन ब्लड की नहीं हो पाती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनकी एक्यूमुलेशंस हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं, और पेशेंट्स को रीनल फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें फैक्टर हमें आता है जिसको हम नाम देते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की अगर हम बात करेंगे, आप सबको पता होगा इसकी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम नाम देते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, ब्लड शुगर लेवल जब उनकी हाई रहती है, सो उस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो हमारे इन किडनीज के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, और जब वो डैमेज हो जाते हैं उसके बाद वो वहां पे अपनी फिजियोलॉजीज
जो है वो नहीं कर पाता है, फिर से वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और पेशेंट्स को उनको फिर वहां पे रीनल फेलियर से एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसी तरह एक कंडीशन इसमें आती है ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे हमारे किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। सो ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होता है, यस वहां पे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। वो इनमें क्या होता है, इनमें डिफरेंट रीजंस की वजह से यस वो डैमेज होते हैं। और डैमेज मोस्टली वो कब होते हैं, जब ऑलरेडी हमने प्रीरिनल कॉजेज में डिस्कस किया कि कार्डियक फेलियर पेशेंट्स को होता है, पेशेंट्स को क्या कहते हैं इसको थ्रोम्बस फॉर्मेशंस हो जाती हैं, पेशेंट्स को स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो उन डिफरेंट कंडीशंस की वजह से जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए किडनीज में क्या होता है, वहां के स्ट्रक्चर्स की मेटाबॉलिक डिमांड जब फुलफिल नहीं होती है तो वो टिश्यूज जो वहां के वो क्या हम कह सकते हैं वो डैमेज टिश्यूज होते हैं। और उन डैमेज टिश्यूज में उसके बाद जो नॉर्मल फिजियोलॉजीज हैं वो मेंटेन करना फिर नियर टू इम्पॉसिबल होता है। विद द रिजल्ट पेशेंट्स को इस वजह से भी रीनल फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सो दीज ऑल वर द फैक्टर्स दैट वर इंक्लूडेड इन द रीनल फेलियर etiologies. सो नेक्स्ट इसमें आता है पोस्ट रीनल कॉजेस, पोस्ट रीनल फैक्टर्स और पोस्ट रीनल इटियोलॉजीज हम कह सकते हैं। सो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो बिलो द किडनी होते हैं, किडनी से नीचे। जब किडनी में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट फिजियोलॉजीज परफॉर्म होती हैं, उसके बाद उसको जो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको एक रूट से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है। बट इस कंडीशन में क्या होता है, इन फैक्टर्स में क्या होता है, जब वहां पे वो डिफरेंट फिजियोलॉजीज परफॉर्म होती हैं और यूरिन वहां पे प्रोड्यूस होके अब वो वहां से फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट्स की अब जब वहां उसकी होती है तो वो जो पाथवे होता है जहां से उसको फॉरवर्ड होना है, उसकी मूवमेंट्स होनी है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, उन स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम्स होती है, उनमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो यूरिन उसकी मूवमेंट्स नहीं हो पाती है। विद द रिजल्ट वो जो यूरिन होता है उसको बैक फ्लो हो जाता है, और जब वो बैक फ्लो होता है वो यूरिटर्स में वापस पहुंचता है, वो वापस पहुंचता है हमारी किडनीज में। किडनीज में वो एक कंडीशन डेवलप करते हैं जिसका हम नाम देते हैं हाइड्रोनेफ्राइटिस। वहां पे एक्युमुलेशन होती है हमारी किडनीज में। किडनीज के का जो पैरेन्काइमा है, किडनी के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वहां की फिजियोलॉजीज को मेंटेन करने के लिए, उन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, उनमें एक्युमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की। और जब वहां पे एक्युमुलेशन फ्लूइड की हो जाती है उसके बाद अब उनकी फिजियोलॉजीज जो होती थी वो अब कंप्रोमाइज्ड होंगी। किडनीज की जो फिजियोलॉजीज है वो कंप्रोमाइज्ड होंगी, वहां पे फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, वहां पे यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज होगा। विद द रिजल्ट पेशेंट्स को एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में ही एक्युमुलेट हो जाएंगे और पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं रीनल फेलियर। सो उसमें डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। इसमें पहली कंडीशन अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें आता है, इसमें इंक्लूड होता है स्ट्रक्चर्स इन यूरिटर्स। जो हमारे यूरिटर्स होते हैं वहां पे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। यस, स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे वहां पे नैरोविंग हो जाती है डिफरेंट रीजंस की वजह से। और मोस्टली ये क्या होता है, जब इन स्ट्रक्चर्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में इंजरी हो जाएगी या जब वहां पे कोई सर्जरी परफॉर्म की होगी उसके बाद वहां पे स्कार टिश्यूज डेवलप होते हैं, स्कार टिश्यूज बनते हैं। सो वहां पे फिर चांसेस होते हैं स्पाज्म होने के, वहां पे चांसेस होते हैं फिर नैरोविंग होने के। तो जब वहां पे अब नैरोविंग होगी, जब स्ट्रक्चर वहां पे अब डेवलप हो गया, अब उस पाथवे से सफिशिएंट अमाउंट में वो जो यूरिन है उसकी मूवमेंट्स नहीं हो पाती है। विद द रिजल्ट क्या होता है कि यूरिन एक्यूमुलेट वाले यूरिटर्स में होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे यूरिटर्स फुल होंगे अब ये इसका बैक फ्लो हो जाएगा, अब ये किडनीज में घुसेगा, हाइड्रोनेफ्रिस का नेफ्राइटिस से कॉज करेगा। जब हाइड्रोनेफ्राइटिस होगा और उसके बाद वहां पे जीएफआर को इन्वॉल्व करेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन्वॉल्व होगी, वहां पे यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी, सो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होंगे और उसके बाद पेशेंट्स को क्या होगा, इनको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी और पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं रीनल फेलियर।
नेक्स्ट इसमें आता है ट्यूमर्स। सो ट्यूमर्स की अगर हम बात करेंगे, जो ये एक्सक्रीटरी पाथवे होता है जहां से फॉर्म्ड यूरिन को जाना होता है, इस पाथवे में अगर पेशेंट्स को ट्यूमर डेवलप होगा, उस पाथवे में इंक्लूड होता है हमारा यूरिटर्स इंक्लूड होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर इंक्लूड होता है या यूरिथ्रा इंक्लूड होता है। सो वहां पे क्या होगा, जब उस ट्यूमर की वजह से वो पाथवे ब्लॉक होगा, और पाथवे जब ब्लॉक होगा यूरिन की फॉरवर्ड मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी। जब यूरिन की फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होंगी, इनिशियली उसकी एक्युमुलेशन होंगी, जब एक्युमुलेशंस होंगी उसके बाद वो बैक फ्लो करेगा, वो ब्लैडर से अब वापस चला जाएगा यूरिटर्स में, यूरिटर से वापस चला जाएगा किडनीज में। विद द रिजल्ट पेशेंट्स को हाइड्रोनेफ्राइटिस होगा, पेशेंट्स को हाइड्रोनेफ्राइटिस होगा, और उसके बाद पेशेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे फिर डिफरेंट फेजेस को फॉलो करके पेशेंट्स फाइनली फिर रीनल फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह इसमें कंडीशन एक होती है, एक एक्सक्रीट, हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी कंडीशन भी में भी वो इंक्लूड होता है, या रिप्रोडक्टिव कंडीशंस में भी वो इंक्लूड होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये मेल्स में प्रेजेंट होता है, और अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे, जो हमारा ब्लेडर होता है, ब्लेडर के नेक को ये कवर करता है, तो उस ब्लेडर में क्या होगा, वहां पे जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, यहाँ पे एबनॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज होता है, तो जब वो साइज इंक्रीज हो गया तो वो उस नेक को कंप्रेस करता है, जो ब्लेडर का नेक है जब वो कंप्रेस होगा उसकी वजह से जो पाथवे होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब पाथवे डिक्रीज हो गया, अब उस पाथवे से सफिशिएंट अमाउंट में यूरिन की फॉरवर्ड मूवमेंट्स नहीं होंगी, फिर से वहां पे एक्युमुलेशन हो जाएगी यूरिन की, कहां पे, हमारे यूरिनरी ब्लेडर में, और जब यूरिनरी ब्लेडर भी फुल होगा उसके बाद बैक फ्लो हो जाएगा, वो चला जाता है यूरिटर्स में, जब यूरिटर्स भी फुल होंगे उसके बाद यूरिन पहुंचता है किडनीज में, फिर से ये पेशेंट्स को वहां पे एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है हाइड्रोनेफ्राइटिस से, वहां के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, वो इनिशियली इरिटेट होंगे, लेटरली डैमेज होंगे, और जब वो डैमेज होंगे अब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्युमुलेट होंगे, विद द रिजल्ट पेशेंट्स को फिर क्या होगा, पेशेंट्स फिर एक्सपीरियंस रीनल फेलियर करेंगे। इसी तरह एक रिप्रोडक्टिव कंडीशन इसमें आती है जिसको हम नाम देते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस की अगर बात की जाएगी, ये इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन होती है किस चीज की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लामेशन होती है वो फिर से वो क्या करेगा, नेक को कंप्रेस करेगा, जब नेक कंप्रेस हो जाएगी तो फिर से पाथवे डिक्रीज होगा, फिर से फॉरवर्ड मूवमेंट्स नहीं होगी, फिर से वहां पे एक्युमुलेशन हो जाएगी यूरिन की, बैक फ्लो होगा, किडनीज को इन्वॉल्व करेगा, फिर से पेशेंट्स रीनल फेलियर एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोस्टेट कैंसर्स। प्रोस्टेट कैंसर्स की अगर हम बात करेंगे, यहां पे फिर से अबनॉर्मल मास डेवलप होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये कंप्रेस करेगा नेक ऑफ द ब्लेडर को, फिर से बैक फ्लो हो जाएगा, किडनीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। और इसमें एक लास्ट में अगर हम देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें आती है जिसको हम नाम देते हैं डीएनबी, डिसफंक्शनल न्यूरोजेनिक ब्लेडर, डिसफंक्शनल न्यूरोजेनिक ब्लेडर। सो ये डिसफंक्शनल न्यूरोजेनिक ब्लेडर की अगर हम बात करेंगे, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है ये, जिसमें अगर हम देखेंगे पेशेंट्स को जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है बिटवीन हमारे नर्वस सिस्टम एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डिफरेंट फिजियोलॉजीज हैं उनको मेंटेन करने के लिए, जो रेस्पॉन्सिबल होता है मिक्चुरेशन को मेंटेन करने के लिए, प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन जो होती है, यस, सो उसको मैसेज पहले हमारे नर्वस सिस्टम पे पहुंचती है, हमारे ब्रेन मैसेज भेजता है, उसकी वजह से जो स्फिंक्टर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, वेल्व्स ओपन हो जाती हैं, विद द रिजल्ट यूरिन की फॉरवर्ड मूवमेंट्स हो जाती हैं। बट इस डीएनबी में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है, हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज नहीं पहुंचा पाता है, कहां पे, हमारे इन स्फिंक्टर्स तक, हमारी उन मसल्स तक जो लेग्स हो जाती, और मोस्ट इसमें एक कॉमन कंडीशन आती है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कहते हैं, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा
इन्वॉल्व हो जाता है, पेरिफेरल नर्व्स हमारी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो कि मोस्टली कब इन्वॉल्व होती हैं, जब पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट एक्सीडेंट से, जब पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं मेजर ट्रॉमा से, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आते हैं, जिसमें फॉल्स इंक्लूड होते हैं। तो उस टाइम पे अगर वो नर्व्स इन्वॉल्व होगी, वो नर्व्स अगर डैमेज होगी, तो उस वजह से पेशेंट्स को कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हमारे उन स्फिंक्टर्स तक मैसेज नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से स्फिंक्टर्स ओपन नहीं हो पाएंगे। जब स्फिंक्टर्स ओपन नहीं होंगे तो उस वजह से ब्लैडर में एक्युमुलेशन हो जाएगी यूरिन की। जब यूरिन की एक्युमुलेशन हो जाएगी, ब्लैडर जब फुल हो जाएगा, उसके बाद बैग फ्लो होगा, यूरिटर्स भी फुल हो जाएंगे, उसके बाद किडनीज तक पहुंचेगा, किडनीज में उस यूरिन की एक्युमुलेशन हो जाएगी, पेशेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे हाइड्रोनेफ्राइटिस से, और हाइड्रोनेफ्राइटिस होगा, अब किडनीज की फिजियोलॉजी कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगी, और उसके बाद वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है अब उनको वो एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, और जब वो एक्सक्रीट नहीं होंगे तो पेशेंट्स की बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, और फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे, और पेशेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे रीनल फेलियर। सो दिस was the concept of this etiology or causes of renal failure.